जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इस पे महा सीरीज चल रहा है आर्ट्स का, जिसमें लगभग 400 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा और उसी में से आपको 60 प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मतलब इतना अच्छी तरीक़ा से उसको हमको कंप्लीट कर लेना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमको ऐसा ना लगे कि नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो चलिए, कल लगभग हम शायद 57 क्वेश्चन करवा चुके थे, तो आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। और आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। देखिए, यदि आपको राजा की तरह ज़िंदगी जीना है तो गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। देखते हैं एक गुलाम जो होता है कितना मेहनत करता है राजा के लिए, और राजा है जो ऐसे में रहता है। तो उसी प्रकार से यदि आपको राजा की तरह ज़िंदगी जीना है तो एक गुलाम की तरह मेहनत एकदम पूरा कस के करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारो, लाइक मारो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 58 से आज हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन क्या है। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब ये पूछा ही जाता है कि संसाधन में जो सबसे सस्ता मतलब अथी माना जाता है, परिवहन में जो सबसे सस्ता संसाधन माना जाता है, अथी माना जाता है, वो किसको माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे वायु, बी में है रेल, सी में है सड़क और डी में है जल। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको चूज करके सही बताना है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन है। तो आपके पास याद रखना है, ठीक है, क्या है, जल है। आपको याद रहेगा कि परिवहनों के सबसे सस्ता साधन में क्या है, सबसे सस्ता साधन जल है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। 58 तो समझ गए कि परिवहन में जो सबसे सस्ता साधन माना जाता है, किसको माना जाता है, जल को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा गया कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पे जान लीजिए थोड़ा सा हरित क्रांति क्या था, उसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। हरित क्रांति दोस्तों एक ऐसा क्रांति था जो कृषि क्षेत्र में किया गया था, गेहूं उत्पादन को लेकर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हरित क्रांति क्या था। तो हरित क्रांति एक प्रकार का कृषि से रिलेटेड एक क्रांति था जो गेहूं के उत्पादन को लेकर ये क्रांति किया गया था। कब किया गया था भाई जी? आपके पास ऑप्शन है 1946, 1945, 1944 और 1966। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप चूज कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि जो भारत में हरित क्रांति हुआ था, कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कहा गया कि सूती कपड़ा, ठीक है, मतलब जो सूती कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, जो उसका उद्योग होता है, उसका कच्चा माल क्या है। सूती कपड़ा बनाने के लिए कच्चा, कौन सा कच्चा माल की हमको आवश्यकता पड़ता है। ऑप्शन ए में है कपास, बी में है जूट, सी में है रेशम और डी में है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि सूती कपड़ा का जो उद्योग होता है उसका प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, कपास होता है। कपास रहेगा तो सूती कपड़ा बनेगा, नहीं रहेगा नहीं बनेगा। और रेशम से क्या निकलता है भाई जी? रेशम से आपको पता है क्या निकलता है? जो ऊन के नाम सुने हैं, ऊन निकलता है रेशम से। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे है, उसका मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, आगरा। 4 ऑप्शन आपके पास है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप छापिए आसानी से कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, आगरा। फटाक से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो आपका जो सही उत्तर होगा ए होगा, यानी कि इसका जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भाई जी? तो कोलकाता में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। ये भी क्वेश्चन VVI, मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन हम कराएं पूरा VVI प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला गया है कि निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। आपके पास ऑप्शन है तारापुर, बी में है बिहार, सी में है नरौरा और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? कमेंट बॉक्स में छापिए। आप पढ़े हैं तो आपको तो पता होगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तारापुर जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ने। कहा गया कि निम्न में कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। देखिए थोड़ा सा इसको हम समझाते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग किसे कहते हैं? जो वैसा उद्योग जो मतलब कृषि को क्या करता है कि कृषि क्षेत्र से कोई सामान लेता है और उसी से कोई वस्तु बनाता है, तो उसको कृषि पर आधारित उद्योग बोलते हैं।
और वो कृषि पर आधारित उद्योग किसको नहीं बोलेंगे, तो जो कृषि क्षेत्र से कोई सामान नहीं लेगा उसको बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए। जैसे सीमेंट बनाने के लिए हमारा चावल गेहूं की आवश्यकता पड़ता है, आलू की आवश्यकता पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि निम्न में से कौन जो है कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कृषि से वो सामान अपना नहीं लेगा, वो अपना सामान बनाने के लिए। तो कौन है, चीनी। देखिए चीनी केतारी से निकलता है, आपको पता होगा। फिर कागज उद्योग, ये भी पेड़ पौधा से ही निकलता है। तो ये दोनों तो कृषि से रिलेटेड हुआ। लेकिन सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट उद्योग नहीं लेता है, ठीक है ना। सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है। एक क्वेश्चन और यहाँ से आपको पूछता है कि छोटे पैमाने का उद्योग कौन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छोटे पैमाने का, इधर हम साइड में लिख देते हैं छोटे पैमाने का, ठीक है ना। छोटे पैमाने का उद्योग, ठीक ना। तो छोटे पैमाने का उद्योग हम बोलते हैं खिलौना उद्योग को, ठीक है। खिलौना उद्योग को हम लोग छोटे पैमाने का उद्योग बोलते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना है कि छोटे पैमाने का उद्योग किसको बोलते हैं। तो छोटे पैमाने का जो उद्योग होता है खिलौना उद्योग को बोलते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग कौन नहीं है, तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर ये होगा। आशा करते होंगे भाई जी कि यहाँ तक आप लोग सही टिक आउट किए होंगे और इसको आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर और क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ते हैं और आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि अपने आप को पता चलेगा कि हम कितना बना रहे हैं यानी कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैस है किसके साथ में पाई जाती है। तो देखिए तो भाई ये आपके पास ऑप्शन है यूरेनियम के साथ, बी में है खनिज के साथ, खनिज तेल यहाँ पे ऑप्शन भी रहेगा खनिज तेल के साथ, और डी में है क्या कोयला के साथ, मतलब सी में कोयला के साथ और डी में नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा मुझे छाप के बताइए कि खनिज प्राकृतिक गैस है जो किसके साथ पाया जाता है। तो आपको याद रखना कि प्राकृतिक गैस जो है खनिज के साथ पाया जाता है, यानी खनिज तेल के साथ पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे खनिज तेल ना देके पेट्रोलियम भी आपको दे सकता है, तो पेट्रोलियम भी याद यहाँ पे रख लेना। खनिज तेल इसी में आएगा, खनिज में ही आएगा। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। ये तो महा भी आई है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। कौन सा ऐसा मतलब कंपनी है, उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसके बाद बोकारो लौह इस्पात उद्योग, और सी में है रेमंड, कपड़ा का दुकान रेमंड आप लोग सुने होंगे, और डी में है नोट यानी NOT। तो आपके पास सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर इसका देते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग फटाफट छापिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए। आपके पास ऑप्शन है टिस्को, बी में है बोकारो लौह इस्पात, और सी में है रेमंड, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर क्या होगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है किस चीज़ से संबंधित है भाई जी, तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बढ़िया कहा गया कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये भी VVI क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी में है दिल्ली, सी में है मुंबई, और डी में है पटना। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आगरा, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको चुन के बताना है और कमेंट बॉक्स में आप छापिए ताकि अंदर से आपको लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं। आपके पास सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ए पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहा गया कि सुनामी, ये जो शब्द देख रहे हैं सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, यानी जो सुनामी जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन है यूनानी, बी में है फ्रांसीसी, सी में है जापानी, और डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग जरा सोचिए और बताइए कि जो ये सुनामी शब्द है किस भाषा से लिया गया है, कौन सा लैंग्वेज से लिया गया है, यानी किस कैसा शब्द है ये आपको बताना है। आपके पास यूनानी, फ्रांसीसी, जापानी, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है, जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो भाई जी इसका सुनामी जो शब्द है ये एक जापानी शब्द है, याद रखिएगा कि ये कैसा शब्द है, जापानी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बढ़िएगा तो कहा गया निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। लो आपदा हम पढ़े हैं, एक
क्या होता है, प्राकृतिक आपदा होता है, एक मानवीय आपदा होता है। मानव द्वारा घटता है मानवीय आपदा, प्राकृतिक द्वारा घटता है प्राकृतिक आपदा, डेट लाइक सुनामी, भूकंप, इस प्रकार से जितना भी है प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, मानवीय आपदा है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन है, चुनना है। ये तो बच्चा भी देखेगा वो मार देगा कि भूकंप जो है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। आगे पढ़िए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन ही है कि वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट एकदम माइंड में रखिएगा। कहा गया कि मलबे के नीचे दबे हुए लोग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मान लिया जाए मलबा उसको कहते हैं, जैसे पहाड़ी इलाका में रहता है, गिर गया मतलब घर उर ढह गया, उसको से तर हो गया तो पता नहीं चलेगा, उतना ईंटा पत्थर उस पर गिरा हुआ रहता है, पता चलेगा नहीं। तो कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे पता लगाया जाता है कि हाँ यहाँ पे बॉडी दबा हुआ है। आपके पास ऑप्शन है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से ससुरा हुला कैसे देखेगा और पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। उसके पास क्या है, इंफ्रारेड कैमरा, और डी में है दूरबीन। दूरबीन से दूर देखा जाता है, दूर ऐसे करके, ठीक है, दूरबीन से दूर देखा जाता है, और इनमें से कोई नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर होगा और ना ही दूरबीन होगा, ठीक है। आपके पास सही उत्तर क्या होगा, तो इंफ्रारेड कैमरा है जो इसका सही उत्तर होगा। मलबा के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, इसका एक स्क्रीनशॉट तब तक आप कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 66 को पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए कहा गया 66 में कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन क्या कहलाता है। महासागर के तली में जो यानी नीच में जो कंपन होता है वो क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है भूकंप, बी में है सुनामी, सी में है आतंक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। आप जरा फ्रेश माइंड से सोचिए और बताइए कि जो महासागर के तली में कंपन उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो महासागर के जो तली में कंपन उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको सुनामी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला गया है कि मेगा पाटेकर किससे जुड़े हैं। मेगा पाटेकर जो है किससे जुड़े हैं। आपके पास ऑप्शन है नर्मदा बचाओ, ऑप्शन नंबर ए में है नर्मदा बचाओ, बी में है सतलज बचाओ, और सी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको जरा सोचना है और ध्यान से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि नर्मदा बचाओ से संबंधित कौन व्यक्ति थे। तो नर्मदा बचाओ, सॉरी इसका तो आंसर ही हो गया नर्मदा बचाओ। यहाँ पे मेगा पाटेकर थे जो नर्मदा बचाओ से संबंधित थे। तो आपको सही उत्तर इसका याद रखना है कि मेगा पाटेकर जो थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है। जो सुदूर संवेदी उपग्रह है उसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है दूर संचार के लिए, बी में है नज़दीक संचार के लिए, और सी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन आपके पास क्या बताएं, दूर संचार के लिए, बी में क्या बताएं नज़दीक संचार के लिए, और सी में इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो सुदूर संवेदी उपग्रह है इसका उपयोग दूर संचार के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है मानव जनित आपदा है, यानी कौन सा इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आपदा है जो मानव के द्वारा घटित होता है। आपके पास ऑप्शन है बाढ़, बी में है भूकंप, और सी में है आतंकवाद, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपदा एक ऐसा चैप्टर है जो हमारा मतलब जीवन से ही संबंधित ये घटित होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या, ये तो देखते ही कोई भी बता सकता है कि मानव जनित आपदा जो है कौन हो सकता है इनमें से। आपके पास ऑप्शन हम क्या क्या बोले, बाढ़, भूकंप, और सी में आतंकवाद, और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो आप देखिएगा वैसे ही आंसर मार सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो आतंकवाद होगा, ठीक है। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा गया कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है। बिहार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बिहार चैप्टर से। उसमें बोला गया है कि जो ये उर्वरक कारखाना है कहाँ अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन है बरौनी में, बी में है बांका में, और सी में है भागलपुर, और डी में है बिहार शरीफ। तो आपको यहाँ पे सही उत्तर को चूज करना है और कमेंट बॉक्स में छापिए कि उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, बरौनी, बी में है बांका, सी में है भागलपुर, और डी में है बिहार शरीफ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बरौनी में, यानी उर्वरक कारखाना जो अवस्थित है कहाँ है, बरौनी में अवस्थित है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपका एक मॉडल सेट खत्म हो गया है। हम कल मिलेंगे साइंस के साथ।
जो सामाजिक विज्ञान था उसका एक मॉडल सेट हम खत्म कर दिए हैं। कल आपसे हम मिलेंगे साइंस का एक मॉडल सेट लेके, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन कराया जाएगा। इसमें भी जितना क्वेश्चन मैंने आप नहीं जो जानते थे उसको छोड़ दिया गया है, जो नहीं जानते थे उसको करा दिया गया है। इसमें लगभग एक मॉडल सेट में 80 प्रश्न था, जिसमें हम 70 प्रश्न करा दिए हैं। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।